पास्कल्स लॉ। एक्सेलरेटिंग फ्लूइड में मैंने क्वेश्चन करा दिए थे। लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था, अगर किसी फ्लूइड को रोटेट करते हैं हम, तो उसमें मैंने बताया था कि अंदर की तरफ, कंटेनर में अंदर की तरफ, एक्सिस की तरफ गड्ढा सा हो जाता है और साइड में लिक्विड रेज हो जाएगा, तो उसमें जो सरफेस बनता है उस सरफेस की इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन होती है, और उसकी इक्वेशन का फॉर्म क्या होगा वो हमने निकाला था। पैराबोला होगा, ये जाना था। और इसके अलावा जो हाइट का डिफरेंस आया था वो भी निकाला था। एक क्वेश्चन भी शायद मैंने आपसे शेयर किया होगा, आपने कर लिया होगा। जेई मेन 2019 का क्वेश्चन था वो, और आंसर अगर आपने निकाला हो तो आंसर उसका सी है। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन आपको भेजा होगा व्हाट्सएप पर लास्ट। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। पहले पास्कल्स लॉ पढ़ेंगे, पास्कल्स लॉ के बाद में आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और उस पे भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे भी काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पास्कल्स लॉ क्या है, उसको दो तरीके से हम स्टेट कर सकते हैं पास्कल लॉ को। ब्लेज पास्कल फ्रेंच फिजिसिस्ट ने ये लॉ दिया, और इसकी एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह में इसकी यूज होती है, कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। या क्रेन वगैरह आपने देखी होंगी, दो तरह की होती है, हाइड्रोलिक क्रेन और या फिर हाइड्रोलिक क्रेन के अलावा दूसरी जो होती है वो पुली वाली क्रेन होती है। तो अब देखिए पास्कल्स लॉ क्या कहता है। पास्कल्स लॉ, फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल said that pressure at same horizontal level 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 in a fluid at rest is same. Pressure at same horizontal level in a fluid at rest is same if any change is made, yeah, is done, any change is done, if any change is done in the liquid, any change in pressure, sorry थोड़ा सा गड़बड़ है, any change in pressure, any change in pressure is done in liquid, then same change, then same change is equally transmitted, same change is equally transmitted at all points
at all points in the liquid या fluid। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये कंटेनर है इस तरह का, और मान लीजिए एक लिक्विड इसमें भरा हुआ है, और यहाँ ये पिस्टन है, ये वाला, ये पिस्टन है जो रेड कलर में आप देख रहे हैं, ये पिस्टन है, और इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है या कोई गैस भरी हुई है, फ्लूइड भरा हुआ है इस कंटेनर के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पे जो प्रेशर है दैट प्रेशर इज P1, यहाँ पे जो प्रेशर है वो P2 है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो P3 है, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो P4 है। तो P1 P2 P3 P4 ये प्रेशर है। अगर हाइट चेंज होगी तो फ्लूइड में प्रेशर तो चेंज हो ही जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए हमने क्या किया, इस कंटेनर में जो पिस्टन है, इस पिस्टन के ऊपर, पिस्टन जो है इसके ऊपर एक लोड हमने रख दिया। पिस्टन के ऊपर अगर हम लोड रखेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा प्रेशर में चेंज आ जाएगा। ये पिस्टन है और इसके ऊपर मान लीजिए कोई मास हमने रख दिया, ये मास। इस मास के रखने की वजह से इसके अंदर जो फ्लूइड था वो फ्लूइड थोड़ा कंप्रेस हुआ होगा, और अगर कंप्रेस हुआ होगा तो प्रेशर हर जगह बढ़ जाएगा बाय द सेम अमाउंट, बाय द सेम अमाउंट। ठीक है, जो पहले था उससे बढ़ जाएगा। और जैसे ये जो पॉइंट था जहाँ का प्रेशर मैंने कहा था P1 है, अब वो प्रेशर P1 प्लस डेल्टा P हो गया, यानी डेल्टा P इंक्रीज कर गया। तो इतना ही इंक्रीज हर जगह हुआ होगा, हर पॉइंट पर। जैसे यहाँ का प्रेशर P2 था तो वो प्रेशर अब P2 प्लस डेल्टा P हो जाएगा। यहाँ का प्रेशर P3 था तो यहाँ का प्रेशर P3 प्लस डेल्टा T हो जाएगा, डेल्टा P। और यहाँ का प्रेशर P4 था तो P4 प्लस डेल्टा P। यानी अगर प्रेशर एक जगह कहीं चेंज हुआ है फ्लूइड में तो उतना चेंज हर जगह होता है, विदाउट डिमिनिशिंग, यानी बिना कम हुए प्रेशर में चेंज हर पॉइंट पर सेम आता है। ये पास्कल्स लॉ बताता है। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है कि इफ एनी चेंज इन प्रेशर इज डन इन लिक्विड देन सेम चेंज इज इक्वली ट्रांसमिटेड एट ऑल पॉइंट्स इन द लिक्विड। ठीक है, लिक्विड में सारे पॉइंट्स पर इक्वली ट्रांसमिट होगा, यानी एक जगह अगर इंक्रीमेंट हुआ है डेल्टा पी का तो हर जगह डेल्टा पी का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, ये है। तो सबसे पहले तो आप इसको नोट करिए, और इसकी एप्लीकेशन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने पिस्टन के ऊपर एक मास रखा, एक लोड रखा, तो उस लोड की वजह से जैसे एक फोर्स आ गया अंदर की तरफ, नीचे की तरफ इसका वेट आ गया, और वो वेट W कह लो या फोर्स कह लो F। और पिस्टन का जो एरिया है दैट एरिया इज सपोज A, पिस्टन का जो एरिया है दैट एरिया इज A। तो जो प्रेशर इंक्रीज हुआ है डेल्टा P, दिस प्रेशर इज इक्वल टू F अपॉन A। अब ये F अपॉन A का मतलब क्या है, तो इसका पिस्टन का एरिया कैपिटल A है, और जो फोर्स है यहाँ पर ये फोर्स F लग रहा है, तो डेल्टा P F अपॉन A ये है, और दिस इज व्हाट, कांस्टेंट। डेल्टा P इक्वल्स टू F अपॉन A कांस्टेंट, ये आ जाएगा। ठीक है, यानी हर जगह सेम आएगी। अब इसकी देखिए एप्लीकेशन, यही फॉर्मूला हर जगह काम आएगा। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं
तो एप्लीकेशन में बता रहा हूँ और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे एप्लीकेशन से समझ में आएगा। कोई हाई फाई फॉर्मूला नहीं, यही एफ अपॉन ए में आपसे एफ पूछेगा या ए पूछेगा, ठीक है। तो अब इसका एप्लीकेशन ये है कि जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट, कार गैरेज वगैरह में आपने देखा होगा, कभी अब अपनी कार वगैरह लेके जाते हो या कभी अपनी नहीं लेके गए, रोड से गुजर रहे हैं तो आपने देखा होगा कार को लिफ्ट कर लेते हैं ऊपर, उसकी रिपेयरिंग कर रहे होते हैं या साफ सफाई कर रहे होते हैं, कई जगह वॉश एरिया वगैरह होते हैं कार के, तो उनको धुलवाने आप ले जाते हैं तो उसको हाइड्रोलिक लिफ्ट से उठा दिया जाता है। तो हाउ इट वर्क्स, या कोई रिपेयरिंग वगैरह होती है कहीं वर्कशॉप वगैरह में, तो वहाँ भी उसको लिफ्ट कर दिया जाता है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट किस तरह से काम करती है इसको समझा रहा हूँ मैं। तो अब जैसे एक कंटेनर है, इसको दूसरे एक बड़े कंटेनर से कनेक्ट कर दिया गया है और इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, ये दो पिस्टन है, एक तरफ की पिस्टन छोटी है, लेट इसका एरिया A1 है और इधर वाली जो पिस्टन है इसका एरिया A2 है, ठीक है। अब आप दूसरी एक तरफ मान लीजिए कोई कार यहाँ पे आपने खड़ी कर दी, ये कार है और इस कार को आप लिफ्ट करना चाहते हैं और इधर आप खुद खड़े हो गए, ठीक है। तो अब कार को आप तभी लिफ्ट कर पाएंगे जब आपके वेट और कार का जो वेट का रेशियो है उसमें जो रिलेशन आ रहा है वही रिलेशन A1 और A2 का हो, वही रिलेशन A1 और A2 का हो। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि अगर ये आदमी का वेट मान लो F1 है, F1, तो इस पॉइंट पर इधर यहाँ पर अगर प्रेशर में कुछ चेंज हुआ है, सपोज डेल्टा पी का, तो सेम चेंज यहाँ पे डेल्टा पी का होगा, सेम चेंज यहाँ डेल्टा पी का होगा। और ये जो डेल्टा पी है एक तरफ से अगर मैं निकालूं तो आदमी का जो वेट है मैं उसे F1 कह रहा हूँ, पिस्टन का एरिया A1 है, जब आदमी खड़ा हो गया तो इतना ही चेंज दूसरी तरफ भी आएगा और वो जो चेंज है उसकी वजह से जो यहाँ प्रेशर आएगा कार को लिफ्ट करने के लिए, वो फोर्स F2 जनरेट हुआ। और अगर ये F2 जनरेट हुआ है तो F2 अपॉन A2 का जो रेशियो है वो डेल्टा पी के बराबर होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि फ्लूइड में किसी भी जगह जो प्रेशर में चेंज आएगा वो डेल्टा पी तो होगा। अब ये डेल्टा पी सेम है तो F1 अपॉन A1 आदमी का वेट डिवाइडेड बाई पिस्टन का एरिया, आदमी खड़ा हो गया तो इधर से चेंज किया, और दूसरी तरफ कार का वेट अपॉन कार का एरिया, कौन सा इसमें एक्सीड करेगा तो वो डिसाइड करेगा कि कार ऊपर उठेगी या नहीं उठेगी, ठीक है। अब F1 अपॉन A1 इक्वल्स टू F2 अपॉन A2, ये सेम है या कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूँ F अपॉन A कांस्टेंट, और यहाँ से कह सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। अब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा वेट लिफ्ट करना होगा हमको, उतना ज़्यादा पिस्टन का एरिया बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 600 केजी की कार है और आदमी का वेट 60 केजी है, 600 केजी की कार है और आदमी का वेट 60 केजी है, तो पिस्टन का एरिया मतलब कार का जो वेट है, मास है, वो 600 केजी है, आदमी का वेट 60 केजी है, तो 10 गुना हो गया। फिर से सुनो एक बार, आदमी का जो मास है 60 केजी है और कार का 600 केजी है, तो 10 गुना हो गया। तो अगर लिफ्ट करना है तो पिस्टन का एरिया A2 A1 से कम 10 गुना होना चाहिए, ठीक है, सो दैट इसको लिफ्ट कर पाए एरिया, ठीक है।
तो एरिया उसी प्रोपोर्शन में, हम जितना ज़्यादा लोड हमें उठाना है, एरिया को उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ कर सकते हैं। या एरिया नहीं इंक्रीज़ कर पा रहे, तो F1 को उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ कर सकते हैं। F1 को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि F1 अगर बढ़ाओगे तो प्रेशर में जो चेंज है वो बढ़ जाएगा। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सिंपल स्टेट क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे इसके ऊपर, क्योंकि कोई हाई-फाई फॉर्मूला नहीं है। अब इसका दूसरा एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स। आजकल बाइक, कार वगैरह में काफ़ी हेवी ब्रेक आते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं और वो भी इसी तरह से काम करते हैं, फिगर से समझिए। ये पिस्टन है और इधर भी पिस्टन है और इस पिस्टन के साथ में यहाँ पे ये ब्रेक पैडल जुड़ा हुआ है। ब्रेक पैडल, ठीक है, जैसे कार है, ट्रक वगैरह है, ऐसा कोई व्हीकल है, ठीक है? और ये आपका पैर है, ठीक है? ये पैर रखा है ब्रेक पैडल पर, दिस इज़ ब्रेक पैडल। और दूसरी तरफ ये पिस्टन के साथ में ये ब्रेक शू है। ब्रेक शू इस तरह का होता है और ये कार का जो व्हील ड्रम होता है, जहाँ पहिया लगा होता है, उसके साथ में ये रोटेट कर रहा है, व्हील ड्रम। एंड दिस इज़ ब्रेक शू, इसे ब्रेक शू कहते हैं। तो जब ये रोटेट कर रहा है और इधर से आप प्रेशर डालोगे थोड़ा-सा, तो एक फ़ोर्स लगाओगे F1 और पिस्टन का जो एरिया है A1, तो यहाँ प्रेशर में चेंज हुआ डेल्टा P, तो डेल्टा P आ जाएगा F1 अपॉन A1। सेम प्रेशर यहाँ भी ट्रांसमिट होगा डेल्टा P और उसकी वजह से एक यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ़ोर्स मिलेगा, प्रेशर लगेगा एंड दैट फ़ोर्स इज़ F2। इसका पिस्टन का एरिया A2 है। तो प्रेशर में चेंज तो सेम है, सो दैट विल बी F2 अपॉन A2 और क्लियरली आप देख रहे हैं फिगर में A2 ज़्यादा है। A2 ज़्यादा है, F अपॉन A कांस्टेंट होगा, तो F प्रोपोर्शनल टू A, तो जितना ज़्यादा एरिया होगा, फ़ोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो आप हल्का-सा इधर से पैर से ब्रेक पैडल को प्रेस किए होंगे अगर हल्का-सा, तो उससे कई गुना ज़्यादा फ़ोर्स से दूसरी तरफ ब्रेक शू जो है, वो व्हील ड्रम के साथ में चिपक जाएगा या रगड़ेगा और व्हील ड्रम रोटेट कर रहा था, तो उसको क्या करेगा, वो ब्लॉक कर देगा, रोक देगा, बहुत तेज़ी से ब्रेक लगेंगे क्योंकि एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो फ़ोर्स भी उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। सपोज़ करो आपने 10 न्यूटन का फ़ोर्स एक तरफ से लगाया और उसके लिए हल्का-सा प्रेस किया और पिस्टन का एरिया दूसरी साइड का 10 गुना है, तो आपने 10 न्यूटन का फ़ोर्स इधर लगाया, लेकिन उधर जो फ़ोर्स ट्रांसमिट हुआ होगा, वो 100 न्यूटन का हुआ होगा क्योंकि एरिया जो है 10 गुना है। मैंने एक समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल ले लिया कि एरिया अगर 10 गुना है, तो फ़ोर्स भी 10 गुना बढ़ जाएगी। तो काफ़ी तेज़ी से ब्रेक लगेंगे, ठीक है? तो पास्कल्स लॉ में तो कुछ ज़्यादा है नहीं, क्वेश्चन भी मैंने देखे नहीं प्रीवियस ईयर में कोई ज़्यादा आए हैं। आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल पे काफ़ी क्वेश्चन्स आए हैं। तो आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे। बाउंड फोर्स क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। व्हाट इज़ बाउंड फोर्स, ठीक है? एंड आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल। आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल बाउंड फोर्स के बारे में ही बताता है। फॉर्मूला तो ख़ैर आपने पढ़ा ही होगा और आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी हम किसी बॉडी को किसी लिक्विड में या किसी फ्लूइड में डुबोते हैं, कंप्लीटली या पार्शियली, तो वो फ्लूइड उस बॉडी पर एक फोर्स लगाता है और उस फोर्स की जो वैल्यू होती है, दैट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। अब इसका मतलब क्या है, ये आपने नोट कर लिया होगा, हाइड्रोलिक ब्रेक्स का कॉन्सेप्ट। अब मैं आ रहा हूँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड बायोन फोर्स। आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड बायोन फोर्स।
ठीक है। तो सबसे पहले आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है वो हम समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेन अ बॉडी is immersed in a liquid or fluid partially और कंप्लीटली। देखिए लिक्विड ना कह के मैंने फ्लूइड वर्ड यूज किया है, क्योंकि ये लिक्विड में ही नहीं गैसेज में भी बायोंड फोर्स लगता है। जैसे हम भी अगर अपने ऊपर देखें तो हमारे वेट के अलावा हवा का एक बायोंड फोर्स हम पर लग रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट में, है ना? लेकिन हवा की डेंसिटी काफ़ी कम होती है, इसलिए वो फोर्स हमें काफ़ी कम महसूस होता है। लेकिन इसी को अगर हम पानी के अंदर महसूस करना चाहें तो आप कभी स्विमिंग वगैरह किए होंगे, तो आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी पर एक पानी का एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में महसूस होता है, जो हमें तैरने में मदद भी करता है। एकदम कंप्लीटली तो नहीं फ्लोट कर पाते, तो लेकिन पानी की वजह से हमें हल्का-सा अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ महसूस होता है, बायोंड फोर्स होता है वो, अपथ्रस्ट फोर्स भी कह देते हैं उसको। और इसको और ज़्यादा एक्सपीरियंस करना हो पानी में ही, तो आपने एक डेड सी का नाम शायद सुना होगा, डेड सी। ये एक्चुअली डेड सी सी नहीं है, एक लेक टाइप की है इज़राइल और जॉर्डन के पास में, और उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट है, और उसकी वजह से पानी की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसको डेड सी इसलिए बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि जो डेड बॉडी होती है वो पानी में फ्लोट करती है। तो आदमी क्या है, ज़िंदा आदमी भी उसमें फ्लोट करता है, क्योंकि डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और आदमी उसमें डूबता नहीं है, हाथ-पैर चलाने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी होने की वजह से आदमी उसमें फ्लोट करता है। डेड सी बोलते हैं उसको, इज़राइल जॉर्डन कंट्री के पास में है, ठीक है? इट्स अ लेक एक्चुअली, पर बोलते डेड सी हैं। इट इज़ कंप्लीटली सराउंडेड बाय 3 कंट्रीज़, एक जॉर्डन है और एक इज़राइल है एंड वन मोर इज़ मुझे याद नहीं जो भी है। एनीवे, तो वहाँ डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो और ज़्यादा अपथ्रस्ट फोर्स, बायोंड फोर्स लगेगा, है ना? तो फ्लूइड पार्शियली और कंप्लीटली, ठीक है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड पार्शियली और कंप्लीटली, द लिक्विड या फ्लूइड exert a force on the body, the fluid exert a force on the body equal to the weight, equal to the weight of the body, sorry, equal to the weight of the liquid, weight of the liquid displaced by the body, ठीक है? weight of the liquid displaced by the body. This force is called buoyant force or upthrust force, ठीक है? बायोंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स इसको हम बोलते हैं, ठीक है? और इसकी जो वैल्यू होती है, मेरे ख्याल से प्रूफ की तो ज़रूरत है नहीं, तो मैं सीधे-सीधे फ़ॉर्मूले पे आता हूँ। इस अपथ्रस्ट फोर्स, बायोंट फोर्स को मैं एफ अप कह रहा हूँ और इसका फ़ॉर्मूला होता है वी रो जी। अब इसमें वी रो जी में ये समझना ज़रूरी है कि रो जो होता है वो लिक्विड का होता है और वी में वो वॉल्यूम है जो डूबा हुआ है। क्योंकि हमने ऊपर लिखा है कि बॉडी पार्शियली डूबी है कि पूरी डूबी है। अगर पूरी डूबी है तो बॉडी का पूरा वॉल्यूम आ जाएगा और अगर पार्शियली डूबी है तो पार्शियल वॉल्यूम आएगा। तो वी इन रो एल इंटू जी, ये फॉर्मूला आपका अपथ्रस्ट फोर्स का है, ठीक है? इसमें वी इन का मतलब है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड, इन का मतलब इनसाइड, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड फ्लूइड या लिक्विड, जितना डूबा हुआ है,
और रो एल का मतलब है यहाँ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड या लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। लिक्विड में ज़्यादातर केस में हम देखेंगे हवा की डेंसिटी काफ़ी कम होती है, तो बाउंड फोर्स लगता तो है पर काफ़ी कम लगता है, तो लिक्विड में काफ़ी अच्छा देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो बाकी जी तो आप जान ही रहे हैं, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो जी के डायरेक्शन के अपोजिट में होता है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू आती है दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड displaced by the body, displaced by the body। जब बॉडी फ्लूइड में हमने इंसर्ट करी तो उसने वहां फ्लूइड को हटा दिया, तो जितना हटाया है उसका वेट जो आएगा फ्लूइड का वो बायोट फोर्स के बराबर आता है। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़े उससे पहले फ्लोटेशन की कंडीशन हम देखेंगे कि कोई बॉडी फ्लोट करती है तो क्यों करती है, और अगर डूबेगी तो क्यों डूबेगी। ठीक है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। सो डायरेक्शन एफ अप का जी के अपोजिट होता है, यानी अपवर्ड होता है, जी डाउनवर्ड होता है, तो एफ अप अपवर्ड होता है। अब इसके बाद देखिए केस ऑफ फ्लोटेशन, तैरने की स्थिति, केस ऑफ फ्लोटेशन। तो अब इसमें जैसे कि एक ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में एक लिक्विड भरा हुआ है और एक बॉडी को हमने इसमें डुबो दिया इस तरह से। तो ये बॉडी पार्शियली इसमें डूबी है, इतना जो मैं शेड कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा, इतनी डूबी है। तो अब ये बॉडी क्यों तैरेगी, क्यों नहीं डूबेगी, तो इसमें दो फोर्स काम कर रहे होंगे, एक इसका वेट mg और एक एफ अप ऊपर की तरफ, एक एफ अप ऊपर की तरफ। तो मैं ये कहूंगा कि इसको तैरने के लिए जो इसका वेट है, दिस वेट मस्ट बी बैलेंस्ड बाय एफ अप। तो ये जो वेट है दिस इज mg, और ये मैंने पार्शियली शो किया v इन रो l इंटू जी, जी से जी चला जाएगा, यहाँ v आएगा। ठीक है, v वॉल्यूम पूरा बॉडी का आएगा, और इसकी डेंसिटी रो एस सॉलिड की डेंसिटी, बॉडी की डेंसिटी, और ये v इन रो एल। तो आप देखोगे कि अगर हम यहाँ से देखें तो v इन अपॉन v इधर आ गया रेशियो, और ये रो एस अपॉन रो एल। अब ये वी इन का मतलब है कि कितना वॉल्यूम इसके अंदर है। तो अभी फिलहाल जो पिक्चर आप देख रहे हैं उसके हिसाब से ये जो ब्लैक में मैंने शेड किया है, तो ये इसका पार्शियल वॉल्यूम ही इसके अंदर है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, पूरी बॉडी अंदर हो सकती है, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ वी इन की वैल्यू वी के या तो बराबर हो सकती है, पूरा डूबा होगा तो, और या उससे कम होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ क्लियरली दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1। देखो ये जो वी इन अपॉन वी है, वी इन अपॉन वी ये लेस देन और इक्वल टू 1 होगा कि नहीं, क्योंकि वी इन उसी का एक पार्ट है, उसी का एक भाग है, ये वाला जो डूबा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितना डूब सकता है वी, इससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है। तो वी इन अपॉन वी लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से कंडीशन आ जाती है कि रो एस अपॉन रो एल इज लेस देन इक्वल टू 1। यानी कि अगर बॉडी को तैरना है तो बॉडी की जो डेंसिटी है, रो एस का मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड, यानी बॉडी की डेंसिटी। ठीक है, और रो एल का मतलब लिक्विड की या फ्लूइड की डेंसिटी, ये तो ये है। और रो एस यहाँ पर ये सॉलिड की डेंसिटी है जो इसमें फ्लोट कर रहा है। लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, पानी में थर्मोकोल शीट हो सकती है, थर्मोकोल वगैरह, इस तरह की हल्की चीजें आपने देखी हैं तैरती हैं। तो रो एस अपॉन रो एल लेस देन इक्वल टू 1 ये कंडीशन आ गई, ये ध्यान रख सकते हैं। अगर ये कंडीशन ओबे हो रही है, यानी सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम या बराबर होनी चाहिए। तो अगर इसमें भी फिर हम फर्दर केस बना सकते हैं। पहला केस ये कि अगर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, तो मैं कह सकता हूँ कम है तो पार्शियली डूबा होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं वी इन वी से कम होगा, देन बॉडी इज फ्लोटिंग, देन बॉडी इज फ्लोटिंग पार्शियली सबमर्ज्ड,
पार्शियली डूबी हुई है, सबमर्ज्ड। और जो सेकंड केस है वो ये है, इफ रो एस इज इक्वल टू रो एल, इसका मतलब वी इन और वी बराबर हो गए, तो तब भी बॉडी तैर रही है, देन बॉडी इज फ्लोटिंग कंप्लीटली सबमर्ज्ड, पूरी तरह से डूबकर तैर रही है, पानी के अंदर ही है पूरा, लेकिन अंदर तैर रही है, डूबी नहीं है। डूबने का मतलब नीचे सेटल नहीं हुई बॉटम में, पानी के अंदर फ्लोट कर रही है, फ्लोटिंग कंप्लीटली सबमर्ज्ड। ठीक है, ये दो केस बनते हैं। अब जाहिर सी बात है, फिर तीसरा केस आपके मन में आ रहा होगा कि क्या होगा अगर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा हो गई, तो फिर बॉडी नीचे सेटल हो जाएगी, डूब जाएगी पूरी तरह से, बॉटम में जाके बैठ जाएगी, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, तैर नहीं पाएगी वो अगर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा हुई। ठीक है, तो अब इसमें थर्ड केस हम इसी में बना लेते हैं, इफ रो एस इज ग्रेटर देन रो एल। ठीक है, तो बॉडी विल नॉट फ्लोट, बॉडी will not float but it will sink, it will sink, ये डूब जाएगी। तो एक सवाल बनेगा फिर इसमें कि अगर बॉडी डूब रही है तो नीचे जब जा रही होगी तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ही होगा, क्योंकि बॉडी अब डूब रही है। तो अगर बॉडी डूब रही है तो फिर आपसे पूछेगा कि बताइए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अब एक्सेलरेशन के लिए आपको पहले क्या करना होगा, नेट फोर्स निकालना पड़ेगा, नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। और ये जो नेट फोर्स है वो निकालने के लिए यहाँ देखिए इसका जो वेट है mg, और ऊपर की तरफ जो फोर्स है दैट इज F अप। तो जो F नेट आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, एंड दैट विल बी mg माइनस F अप, mg माइनस F अप। अब mg माइनस F अप जब आप करेंगे तो इसमें यहाँ पूरा ध्यान रहे, पहली बात तो बॉडी अब नीचे की तरफ जा रही है तो पूरा लिक्विड के अंदर होगी, तो इसका एक्सेलरेशन a हमें निकालना है। तो आप चाहो तो m इंटू जी, और यहाँ वॉल्यूम इंटू रो एल इंटू जी। अब वॉल्यूम कैसे निकाला जाए, तो वॉल्यूम निकालना भी आसान है इसमें, जैसे ये m इंटू जी माइनस m अपॉन रो सॉलिड, मास डिवाइडेड बाई सॉलिड की डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाई सॉलिड की डेंसिटी, तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा, पूरा का पूरा वॉल्यूम लेना पड़ेगा, बॉडी सिंक कर रही है इसकी। तो अब इसमें आप देखेंगे एम जी कॉमन आ जाएगा, और 1 माइनस रो एल अपॉन रो सॉलिड, ये इसका एक्सेलरेशन। अभी ये फोर्स आया नेट फोर्स, और नेट फोर्स को m इंटू ए कर लेते हैं, तो दोनों साइड से m चला जाएगा, तो हमारे पास एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। ये मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, पर अगर आप समझ लोगे तो ध्यान नहीं रहा तो निकाल पाओगे। तो m से m चला जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ गया g टाइम्स 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस, रो एस। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। अब इसमें कई सारे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लो बॉडी का साइज तो काफी छोटा है, मान लिया मैंने बॉडी का साइज काफी छोटा है, तो अगर हम यहाँ से छोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से छोड़ते हैं, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, बॉडी का साइज छोटा है, और एज कम्पेयर टू दिस हाइट, ये लिक्विड की मान लो कुछ हाइट वगैरह दे रखी थी h, और बॉडी का साइज छोटा है, तो आपसे पूछ लेगा कि यहाँ से अगर हम इसे छोड़ते हैं तो कितनी देर में बॉडी नीचे पहुंच जाएगी। ठीक है, बॉडी का साइज छोटा इसलिए क्योंकि नहीं तो एच हाइट में फिर वो उतना कम करना पड़ेगा, तो हाइट के कंपैरिजन में बॉडी का साइज काफी छोटा है। ऊपर से जब हमने छोड़ी तो कितना समय इसको लगेगा बॉडी को नीचे बॉटम तक पहुंचने में। तो पहली बात तो ये फ्री फॉल का केस नहीं होगा, क्योंकि फ्री फॉल उसको कहते हैं जब एक्सेलरेशन जी के बराबर होता है, एक्सेलरेशन जी के बराबर हो, देन वी कॉल इट फ्री फॉल। तो इट इज नॉट द केस ऑफ फ्री फॉल। पर हाँ ये है कि एक्सेलरेशन ये जो आया है ये कांस्टेंट होगा, प्रोवाइडेड कि लिक्विड की डेंसिटी ऊपर से नीचे तक सेम हो। प्रैक्टिकल सिचुएशन अगर मैं बताऊं आपको वास्तविकता, तो यहाँ पे जो डेंसिटी होगी उससे ज्यादा डेंसिटी बॉटम में होती है। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, रियल सिचुएशन। और उसका कारण भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो डेंसिटी है इस जगह
टॉप में लिक्विड के सरफेस से ज़्यादा बॉटम में होगी। उसकी वजह साफ है कि ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं, ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं तो लिक्विड में वेट बढ़ता जाएगा। उसका ऊपर वाले लिक्विड का वज़न आ रहा होगा नीचे वाली लेयर पर। उसकी वजह से थोड़ा कंप्रेस होगा लिक्विड का लेयर, और लिक्विड का लेयर कंप्रेस होगा तो लिक्विड की लेयर की डेंसिटी नीचे जाने पर बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर का जो जितना भी लिक्विड है, उसका पूरा का पूरा जो वेट आ रहा होगा, वो वेट इसी लेयर के ऊपर आ रहा होगा, ठीक है? तो जैसे-जैसे हम नीचे जाते हैं, वैसे-वैसे ये बढ़ता ही जाएगा, ठीक है? डेंसिटी, ये तो प्रैक्टिकल सिचुएशन है। लेकिन हम आइडियल सिचुएशन लेके चलते हैं बहुत सारे केसेज़ में, और आइडियल सिचुएशन ये है, मैं फिर से क्लियर कर दूँ, आइडियल सिचुएशन ये है कि हम पूरे लिक्विड की डेंसिटी यूनिफ़ॉर्म मान के चलते हैं, यानी लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि लिक्विड कंप्रेस ना हो। लिक्विड कंप्रेसिबल होता है रियल सिचुएशन में, लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा नहीं गया है, तो आपको फिर लिक्विड को इनकम्प्रेसिबल मानना है, यानी ऊपर से लेके नीचे तक डेंसिटी क्या है, सेम। और अगर डेंसिटी सेम है लिक्विड की, ये मान लेंगे तो ये टर्म कांस्टेंट है, और ये तो होता ही है सॉलिड की, तो फिर ये एक्सेलरेशन ए भी फिर कांस्टेंट आ जाएगा। और अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, बॉडी को छोड़ा है आपने यहाँ से, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो कितना समय लगेगा? टाइम टेकन बाय द बॉडी टू सेटल एट बॉटम। तो सीधे-सीधे हम फॉर्मूला लगा लेंगे, S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और S की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे h, u की वैल्यू 0, और हाफ एक्सेलरेशन g 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस इंटू टी स्क्वायर। तो t की वैल्यू आ गई 2h बाई, ठीक है, ये आ जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। एक सवाल और मैं इसमें देने जा रहा हूँ आपको, तो ये पहले तो आप चाहें तो नोट कर लें, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लें, जो केसेस मैंने अभी आपको बताए। और अगर आपका रह गया है कहीं ऊपर नीचे तो मैं दिखा दूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। आज मैं इसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल को ख़त्म कर दूँगा, मतलब फिनिश कर दूँगा, कंप्लीट। अभी इसमें थ्योरी का पार्ट करीब-करीब हमने कवर कर ही लिया। इसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा आज, कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम आगे क्रिटिकल वेलोसिटी रेनॉल्ड्स नंबर वाला पार्ट पर आएँगे, और फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली थ्योरम, और उसके साथ ये चैप्टर खत्म होगा। आज तो नहीं, होपफुली कल हम इसको शायद खत्म कर पाएँगे, टॉपिक को। उसके बाद आई विल स्टार्ट विद हीट। तो अब देखिए एक और एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, इसी तरह के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ये एक लिक्विड भरा हुआ है कंटेनर में, और एक बॉडी है, छोटा साइज़ है बॉडी का, और साइज़ छोटा मैं बोल रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू दिस हाइट h, एज़ कम्पेयर टू दिस हाइट h, एंड लेट ये जो h है
ये 20 सेंटीमीटर है मान लेते हैं, ठीक है। और इसमें इस बॉडी की जो डेंसिटी है, बॉडी की जो डेंसिटी है वो 0.3 ग्राम पर सीसी है। और इसमें जो लिक्विड है, ये बॉडी की डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी है। लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है और बॉडी की डेंसिटी कम है, 0.3 ग्राम पर सीसी है। तो आपको क्या बताना है, इसको हमने बॉटम में छोड़ दिया, तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि बॉडी यहीं रहेगी या ऊपर की तरफ जाएगी। क्या आपको देख के कुछ समझ में आया? ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर की तरफ जाएगी क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है और आपको मैंने शुरुआत में ही यहाँ लिखा दिया है कि बॉडी या तो फ्लोट करती है और फ्लोट करने की कंडीशन ये है कि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड के बराबर या उससे कम हो। यहाँ सॉलिड की डेंसिटी कम है तो फ्लोट करने के लिए ऊपर उठेगी, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर हम सरफेस टेंशन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नेग्लेक्टिंग सरफेस टेंशन, neglecting surface tension, find the maximum height attained by the body above bottom when it is released at bottom। बॉटम पे जब इसको हम छोड़ देंगे तो आपको बताना है कि बॉटम से अधिकतम इसने कितनी ऊंचाई तक गई होगी। और जी की वैल्यू अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। सरफेस टेंशन का इफेक्ट हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। अच्छा सवाल हो सकता है, आप सॉल्व करिए। लिक्विड इसमें 20 सेंटीमीटर की हाइट तक भरा हुआ है और अगर आप सॉल्व कर लें तो आंसर शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे। फिर मैं बताऊंगा कैसे अप्रोच करना है। आप जो लोग कर सकते हैं एटलीस्ट उनको ट्राई करना चाहिए। अब जैसे आपको वहाँ ऑप्शंस दिए होंगे डिफरेंट डिफरेंट, उसमें एक ऑप्शन होगा 20 सेंटीमीटर, एक ऑप्शन होगा कुछ 10 सेंटीमीटर, एक होगा कुछ मान के चलिए 7 सेंटीमीटर, एक होगा 30 सेंटीमीटर टाइप का। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन ए बी सी डी देगा। तो कई बार पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि वहाँ आंसर देख के आप बता सकते हैं कि ये वाला हो सकता है। जैसे इसमें मैंने आपसे पूछा कि क्या मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसकी जो मैक्सिमम हाइट होने जा रही है वो पक्का वो पक्का 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा होने जा रही है। तो अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने अभी ऑप्शन बोले थे, अगर आपने गौर किया हो तो मैंने कहा एक ऑप्शन दिया होगा 10 सेंटीमीटर, एक दिया होगा 20 सेंटीमीटर, एक दिया होगा 7 सेंटीमीटर, एक दिया होगा 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सा है कि इसका आंसर 20 से ज़्यादा होगा। तो अब मैंने कैलकुलेट नहीं किया, जस्ट एक आंसर दिया, ज़रूरी नहीं 30 ही निकल के आएगा, लेकिन ये कन्फर्म है कि आंसर 20 से ज़्यादा आएगा। अब कई लोगों को तो लग रहा होगा 20 से ज़्यादा कैसे आ जाएगा, वो मैं बता दूँगा। पर अभी जिन बच्चों को ये समझ में आ गया कि मैंने जो ऑप्शन बोले थे उसमें ऑब्वियस चॉइस आपके लिए होगी 20 से ज़्यादा वाला आंसर। तो अगर कभी ऐसा हो वहाँ पर, मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया, मुझे नहीं पता 20 से ज़्यादा आएगा तो कितना ज़्यादा आएगा, पर ये कन्फर्म है कि 20 से ज़्यादा आने वाला है, ज़रूरी नहीं 30 आए। जस्ट मैं एक बात कह रहा हूँ कि मैंने चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन आपको बोला जो 20 से ज़्यादा था, 30, तो वही ऑब्वियस चॉइस होगी, उसको सॉल्व मत करो फिर। लेकिन अगर वहाँ पे ज़्यादा मोस्ट ऑप्शन सारे चारों के चारों ऑप्शन 20 से ज़्यादा दे दिए, है ना? तो फिर आपको निकालना ही पड़ेगा एग्ज़ैक्ट।
लेकिन ये पक्का है कि 20 से ज़्यादा आंसर आना है। और वो क्यों आएगा कि इसमें क्या है, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है, तो अब ये बॉल पर एफ अप ज़्यादा लगेगा mg से, और इसकी वजह से ये बॉल ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगी। तो एक्सेलरेट करेगी तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक तो एक्सेलरेट करनी है, क्योंकि एफ अप यहाँ तक तो पक्का लगना ही लगना है। जब तक लिक्विड के अंदर है तब तक एफ अप लगेगा, और यहाँ आते आते इसकी वेलोसिटी काफ़ी बढ़ चुकी होगी। और जैसे ही पानी से बाहर आएगी, लिक्विड से बाहर आएगी, तो आना चाह रही होगी, उस समय सरफेस टेंशन क्या करेगा, इसको खींच के वापस लाना चाहेगा। आपको याद होगा जैसे कोई प्लेट वगैरह थी, पीछे सरफेस टेंशन जब मैंने पढ़ाया था, तो इसका लिक्विड यहाँ चिपक जाता है, और ये चिपक जाता है तो इसको ऊपर खींचते हैं। एक मिनिमम फोर्स पूछा था किसी बॉडी को लिक्विड के सरफेस से उठाने के लिए, याद हो तो, ठीक है? तो वो फोर्स क्या करेगा, इस बॉल को बाहर निकलने से रोकेगा। अच्छा, एक चीज और है, नेग्लेक्टिंग सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी भी मैंने पढ़ा दिया, तो विस्कोसिटी भी नहीं है, नहीं तो विस्कस फोर्स का इफेक्ट भी लेना पड़ेगा, वो भी नहीं है। ये मैंने आपको क्वेश्चन में दे दिया। तो सरफेस टेंशन भी नहीं है, विस्कोसिटी भी नहीं है, तो अब यहाँ पे केवल एफ अप का ध्यान रखना है, नहीं तो फिर वो भी एक केस बन जाएगा। फिर वहां पे क्वेश्चन में आपको विस्कस फोर्स लेना पड़ेगा, तो वो वेरिएबल फोर्स आएगा, फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, ध्यान रखना। विस्कस फोर्स भी अगर ले लिया, हाँ सरफेस टेंशन केवल सरफेस पे आएगा, और रियलिटी ये है कि सरफेस पे एक झटका सा सरफेस टेंशन की वजह से लगेगा, कम ही फोर्स होगा, लेकिन उस समय केवल सरफेस पे जब बॉडी क्रॉस कर रही होगी सरफेस को, उस समय सरफेस टेंशन का फोर्स आ रहा होगा। एनीवे, तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये एक्सेलरेट करते करते सरफेस तक पहुंची, और यहाँ वेलोसिटी v टाइप की हो गई, और जैसे ही सरफेस से बाहर आएगी, जैसे ही बाहर आएगी, ये जो लिक्विड का बाउंड फोर्स था वो तो खत्म हो गया। अब केवल mg बचा नीचे की तरफ, और इसकी वजह से ये बॉडी क्या है, डी एक्सेलरेट होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में g से, और अब ये ऊपर जाके यहाँ से फिर लौट के आएगी, और ये जो टॉप पोजीशन है यहाँ तक गई, और जब तक इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। तो एक बात तो आपको शायद समझ में आई हो कि जिस समय ये पानी के सरफेस तक पहुंची थी तो एक्सेलरेट हुई थी, और उसके बाद जैसे ही पानी के बाहर निकली डी एक्सेलरेट हुई जी की वजह से। तो मैं कह सकता हूँ इस जगह पे जो वेलोसिटी रही होगी वो मैक्सिमम रही होगी। एक सवाल ये भी हो सकता था कि बॉल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, तो मैं लिख सकता हूँ फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बॉडी की मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी, जिस समय सरफेस को क्रॉस किया है उसी समय इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। बॉडी का साइज छोटा ही लेना है एज कंपेयर टू हाइट। तो दो सवाल बन गए भाई। तो सबसे पहला सवाल, एक्सेलरेशन पानी के अंदर क्या होगा, तो अभी एक मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको, 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस, रो एल अपॉन रो एस। इसी फॉर्मूले में अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था ये तब था जब बॉडी नीचे सेटल हो रही थी, क्योंकि mg ज्यादा था इसके एफ अप से। अभी उल्टा हो गया है, अभी उल्टा हो गया है, और इसमें लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है सॉलिड से। तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो आएगा वो नीचे की तरफ ना आके ऊपर की तरफ आएगा। अगर आप इसी में रखते हैं ना वैल्यू, जी की वैल्यू 10, और ये आपका 1 माइनस लिक्विड की डेंसिटी 1, और ये 0.3, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारे लिए आसान रहेगी, तो 0.3 के बजाय 0.4 कर लेते हैं भाई, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। नहीं तो 0.3 लेके चलोगे, थोड़ा कैलकुलेशन हमें बढ़ानी पड़ेगी। आप कहो मैं उससे भी सॉल्व कर देता हूँ। तो 0.4 और ये ग्राम पर सीसी में ही थे तो वो तो कट जाएगा, और यहाँ से जब सॉल्व आप करोगे तो ये 10 और 1 माइनस 10/4 यानी कि 5/2, और 1 माइनस 5/2 करेंगे 1.5 इंटू 10, तो ये 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस के साथ आएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो फॉर्मूला मैंने अभी ऊपर आपको बताया था उसी फॉर्मूले का आप यूज कर लो। बस इसमें जो माइनस साइन आ रहा है वो केवल ये शो कर रहा है कि ये एक्सेलरेशन जो बॉडी का पीछे जो केस मैंने बताया था कि बॉडी नीचे डूबती चली जाएगी, वो वाला केस नहीं होगा। यहाँ बॉडी ऊपर उठती चली जाएगी, और बस इसका एक्सेलरेशन में जो माइनस साइन आ रहा है यही बता रहा है।
उसी फॉर्मूले का यूज कर लो, या फिर आप इस फॉर्मूले में ये चेंज कर सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड है कि आप इसको इस तरह से लिख लो, मतलब टर्म को इंटरचेंज कर दो, क्योंकि पता है इसमें रो एल अपॉन रो एस जो आएगा वो 1 से बड़ा आएगा। मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया डेंसिटी, थोड़ा कैलकुलेशन आसान रहेगी, 15 लेके चलते उसमें थोड़ा फ्रैक्शन में रहता, वो 0.3 अगर लेते तो 10/3 करते, और फिर वो सॉल्व करके 7/3 आता। आप उससे भी कर सकते थे, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया इसी वजह से। तो अब यहाँ पर ये आ गया आपका 10/4, 5/2, और ये आपका यहाँ से फिर 3/2 यानी 1.5, और 10 का मल्टीप्लाई किया तो -15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, और इसी एक्सेलरेशन की वजह से ये बॉल ऊपर जाएगी, एक्सेलरेट करेगी। तो एक्सेलरेट करेगी तो इसको आपको 2 पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। 2 पार्ट में पहला पार्ट ये होगा कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी निकाली जाए, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब ध्यान रखना, अब इसमें 15 मीटर पर सेकंड को एक्सेलरेशन ऊपर जो आया है वो ग्रेविटी का माइनस करने के बाद आया है। तो अब ग्रेविटी के बारे में नहीं सोचना, अगर ग्रेविटी नहीं होती यहाँ पर तो 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आता ऊपर की तरफ। अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं उनको बता रहा हूँ कि 15 जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन जो आया है वो ऊपर की तरफ ग्रेविटी के इफेक्ट को माइनस करने के बाद आया है। यानी अगर ग्रेविटी नहीं होती तो एक्सेलरेशन 25 आ रहा होता ऊपर, तो -10 ऑलरेडी हो चुका है, अब आपको और 10 माइनस मत कर देना इसमें से, ठीक है। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, और इसमें u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और ये 2, एक्सेलरेशन 15, और जो डिस्टेंस है जो इसको चलना है वो हाइट 20 सेंटीमीटर को 0.2 लिखा, तो ये भैया आपका यहाँ से v स्क्वायर आ गया कितना 0.4, और 0.4 15 तो 6 आ गया ये। तो वेलोसिटी आ गई अंडर रूट में 6 मीटर पर सेकंड, और यही मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो सेकंड पार्ट का आंसर आपका पहले आ गया, ठीक है। अब जब ये बॉल बाहर निकली होगी सेकंड पार्ट में, तो इसने जो हाइट अटेन करी है, तो अब ये सेकंड पार्ट में हाइट और हमें निकालनी है, तो फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगी। देखो मैं कौन सा वाला पार्ट अब डिस्कस कर रहा हूँ, मैं ये वाला पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, और जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वही वेलोसिटी इनिशियल बन जाएगी, और ये हाइट h1 में निकालने जा रहा हूँ। और इस समय रिटार्डेशन हवा में आ चुकी है, तो हवा में एक्सेलरेशन जी होगा। आपके मन में एक सवाल और आ सकता था कि सर हवा का भी तो बायोन फोर्स होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो, हवा का भी होगा, लेकिन हमको क्वेश्चन में हवा की डेंसिटी दी नहीं है, तो हम उसको लेंगे नहीं। और वैसे भी एज कम्पेयर टू लिक्विड हवा की डेंसिटी काफ़ी कम होती है, तो अगर कहा जाएगा तो आपको कंसीडर करना है। आपने अगर ऐसा सोचा भी था, मन में सवाल आ भी रहा होगा, हो सकता है कुछ बच्चे पूछने वाले होंगे, तब तक मैंने टोक दिया कि हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो, तो आपके क्वेश्चन का जवाब शायद मिल गया होगा कि हवा का भी बायोंट फोर्स होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो। बट डेंसिटी काफ़ी कम होती है, हवा की डेंसिटी करीब-करीब 1.29 1.29 केजी पर मीटर क्यूब होती है लगभग। अब आप इसको अगर ग्राम पर सीसी में, पानी की डेंसिटी 1000 होती है भैया, ये 1 ग्राम पर सीसी जो हमने लिखा है ये पानी की डेंसिटी है। तो आप समझ सकते हो कि पानी की डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब है, और 1.29 केजी पर मीटर क्यूब हवा की, ये तो बहुत कम हो गई। अगर आप इसको ग्राम में लाओगे पानी के कंपैरिजन में, तो 129 ग्राम पर सीसी, और पानी की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सीसी, और बॉडी की डेंसिटी है 0.4 ग्राम पर सीसी। तो आप देख सकते हैं कि इसके मुकाबले हवा की डेंसिटी बहुत कम है, तो बायोंट फोर्स आएगा भी तो बहुत बहुत कम आएगा। तो आपको कंसीडर नहीं करना है अगर क्वेश्चन में डेंसिटी दी नहीं है। आपने कहा सर आपने बता दी, अब अगली बार अगर आए तो मैं इसको लेके कर सकता हूँ, नहीं करना फिर भी। बोले सर आपने बता तो दी। मैंने कहा जब क्वेश्चन में दिया जाए तो आपको लेना है, मैंने बता दी या नहीं बताई दैट डजंट मैटर। ये तो मैंने आपको जानकारी दे दी है, बट अपनी तरफ से फालतू की चीजें नहीं सोचनी है, ठीक है। हवा का रेजिस्टेंस वगैरह ये सब चीजें क्वेश्चन में अगर बताता है कि विस्कोसिटी है, जैसे मैंने ऊपर लिख दिया कि सरफेस टेंशन, और इसको नेग्लेक्ट करना है, तो ये थोड़ी कहा है कि हवा का बायोंट फोर्स कंसीडर करना है, वो डेंसिटी देगा। जैसे छोटी छोटी चीजें होती हैं उनको, अभी जैसे आप में से किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन पुट अप किया कि
यंग्स मॉडुलस की वैल्यू मैं 2-4 की याद कर लूँ क्या? एग्ज़ाम में पूछी जाती है क्या? कभी-कभी ज़रूरत नहीं पूछेगा पहली बात तो। और अगर किसी क्वेश्चन में यूज़ होता है, तो वो यंग्स मॉडुलस वगैरह जो भी होते हैं वो क्वेश्चन में दिए जाते हैं। ठीक है? जैसे स्टील का 2 × 10⁻11 है, पानी का 2 × 10⁻9 होती है बल्क मॉडुलस ऑफ लाइफ। ये भी याद नहीं करना है। वो क्वेश्चन में ये डेटा देता है, ठीक है? वो आपके ये सब अब वो ज़माने गए कि इस तरह के ईज़ी क्वेश्चन आते थे कि बच्चे को फ्रिक्शन कोएफ़िशिएंट पूछ लिया कि कॉपर के बीच में कोएफ़िशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? कि स्टील की यंग्स मॉडुलस पूछ लेगा, ऐसा सवाल नहीं आते अब। वो डेटा आपको दे देगा। तो ख़ैर देखिए सेकंड पार्ट में सॉल्व कर रहा था v² = u² + 2s और u की वैल्यू ये वाली आ जाएगी। ये u आपका ये वाला आ जाएगा कितना 6 ये इनिशियल और माइनस रिटार्ड हो रहा है 2 × g की वैल्यू 10 और हाइट h1 तो h1 आ गया भैया आपका 6/20 ये 6/20 जो आया है ये मीटर में आया है। 6/20 जो आया है ये मीटर में आया है तो आप इसको 600/20 सेंटीमीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर आया लेकिन ये 30 सेंटीमीटर तो पानी के सरफेस से हाइट है ध्यान रखना। मैंने तो बॉटम से पूछी थी भाई तो बॉटम से जो हाइट आएगी वो h + h1 आएगी तो दैट विल बी 50 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर पानी और 30 सेंटीमीटर ऊपर कुल मिला के 50 सेंटीमीटर आ गया है ना। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ये भी एक अच्छा सवाल बन जाएगा। आपको किसी को कोई डाउट आया हो यहाँ तक आपको कुछ पूछना हो आप पूछिए। मैंने कोशिश करी है कि आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे तो अपनी तरफ से मैंने कोशिश करी कि आपके वो डाउट माइंड में ना आए। फिर भी अगर किसी को कुछ और पूछना हो आप पूछ ठीक है आप नोट कर लें स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं आज की क्लास अभी ये वाली क्लास को मैं यहीं ऑफ कर रहा हूँ। 1 घंटे बाद फिर मिलेंगे 9 से 10 इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है इसमें अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊँगा। कुछ अच्छे सवाल ये टॉपिक बढ़िया टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल इस पे अच्छे सवाल बनते हैं और इसमें नीट में भी क्वेश्चन आए, एम्स में भी आए हैं, आईआईटी में भी आए, एडवांस में जेईई मेन वगैरह में भी क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा। और इसमें 1-2 कॉन्सेप्ट और है रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी मैं बताऊँगा। कभी-कभी क्वेश्चन में रिलेटिव डेंसिटी दी होती है तो उसको कैसे क्वेश्चन में यूज़ करना है और रिलेटिव डेंसिटी को एफ अप से कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्या रिलेशन है रियल वेट में एफ अप में, ठीक है? और इसके अलावा मैं इसी में आपको बताऊँगा कि कैसे आप सोने में मिलावट का पता कर सकते हैं। ऑर्नामेंट्स वगैरह जैसे घर में आप जेवर वगैरह ज्वेलरी बनवाते हैं, तो कई बार हमको डाउट होता है कि इसमें पता नहीं कितना सोना होगा और अगर गोल्ड स्मिथ से सोनार से बात करो, तो वो आपको बोलता है कि 85% की गारंटी दे रहा हूँ मैं। लेकिन मालूम पड़ा 2 साल के बाद उसमें काला-सा होने लगता है, तब आपको गुस्सा भी आता है, पैसा भी गया और सोना आजकल महँगा भी है ना? तो वहाँ फिर ये लगता है कि हम कैसे इसमें मिलावट को पता करें। घर पे भी आप इसको कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट को। एक्सपेरिमेंट को क्या कि सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। तो इस पे भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में कि सोने में कितना मिलाया गया है कॉपर, ये निकालो। तो घर पे एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट एफअप निकाल के कर सकते हैं आप। ठीक है? वो भी मैं बताऊँगा, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं हम 9 बजे, ठीक है?